नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जीजा और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी का शिकंजा कसता चला जा रहा है। हाल ही में ईडी ने अपने जांच में कई बड़े खुलासे किए हैं, जिससे ये साबित होता है कि कांग्रेस सरकार ने अपने दामाद को मुनाफा करवाने के लिए किस किस तरह के भ्रष्टाचार का सहारा लिया। पूरी बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिर किस तरह रॉबर्ट वाड्रा ने सरकारी तंत्र का फायदा उठाते हुए गलत तरीके से इस पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। तो दोस्तों आइए अब इस मामले को शुरू से समझते हैं। ये कहानी है गुड़गांव के सिकोहपुर गांव की, जहां 2008 में एक जमीन का सौदा हुआ। इस सौदे में कांग्रेस पार्टी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी, जिसका नाम है स्काईलाइट प्राइवेट लिमिटेड, ने 3.5 एकड़ जमीन खरीदी। ये जमीन खरीदी गई थी एक दूसरी कंपनी जिसका नाम था ओमकारेश्वर प्राइवेट लिमिटेड से, और इसकी कीमत थी 7.5 करोड़ रुपए। अब तक तो सब कुछ सामान्य लगता है ना, लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट शुरू होता है। प्रवर्तन निदेशालय, जिसे हम ईडी कहते हैं, एक ऐसी सरकारी एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अपराधों की जांच करती है। ईडी का कहना है कि इस सौदे में कुछ गड़बड़ी हुई थी। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि रॉबर्ट वाड्रा ने इस जमीन को खरीदते समय बिक्री विलेख यानी सेल डीड में जमीन की कीमत को कम दिखाया। सेल डीड एक ऐसा कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें जमीन के सौदे की पूरी जानकारी लिखी होती है। ईडी का आरोप है कि वाड्रा ने जानबूझकर जमीन की कीमत को कम दिखाया और बाद में दूसरी तरह के भुगतानों के बहाने इसकी कीमत को बढ़ा दिया ताकि असल कीमत छिपाई जा सके। इसे आसान भाषा में समझें तो मान लीजिए आप एक घर खरीदते हैं और कागजों में उसकी कीमत कम दिखाते हैं ताकि सरकार को कम टैक्स देना पड़े, लेकिन असल में आप विक्रेता को और पैसे देते हैं किसी और तरीके से। ईडी का कहना है कि ऐसा ही कुछ हुआ है इस सौदे में। अब बात करते हैं इस मामले में और कौन कौन शामिल है। ईडी ने अपनी जांच में रॉबर्ट वाड्रा को मुख्य आरोपी यानी एक्यूज्ड नंबर 1 बनाया है। उनके साथ साथ 7 और कंपनियां भी इस मामले में फंसी हैं जो रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी बताई जा रही हैं। इसके अलावा ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज, जिसे अब SGY प्रॉपर्टीज कहा जाता है, के 2 निदेशक सत्यानंद याजी और केवल सिंह विर्क भी इस मामले में आरोपी हैं। यानी कुल मिलाकर 11 लोग और कंपनियां इस केस में फंसी हैं। ईडी की जांच उस समय शुरू हुई जब गुड़गांव पुलिस ने सितंबर 2018 में इस सौदे के खिलाफ एक FIR दर्ज की। इस FIR में कहा गया था कि वाड्रा ने गलत तरीके से ये जमीन खरीदी। इसके बाद ईडी ने इस मामले को अपने हाथ में लिया और गहराई से जांच शुरू की। पिछले महीने यानी जुलाई 2025 में ईडी ने 43 ऐसी अचल संपत्तियों को कुर्क किया जिनका मूल्य 37.64 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। कुर्क करना मतलब ऐसी संपत्ति को जब्त करना जिसके बारे में शक हो कि वो गलत तरीके से हासिल की गई थी। ये संपत्तियां वाड्रा और उनकी कंपनी स्काईलाइट से जुड़ी हैं। ईडी ने अपनी जांच में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए। उनका कहना है कि वाड्रा ने इस जमीन को खरीदते समय कोई भुगतान किया ही नहीं था। जी हाँ, आपने सही सुना, बिक्री विलेख में ये लिखा गया था कि पूरा भुगतान हो चुका है, लेकिन ईडी का कहना है कि ऐसा कोई भुगतान हुआ ही नहीं। इसके लिए एक चेक जारी किया गया था जो वाड्रा की कंपनी की तरफ से दिया गया था, लेकिन वो चेक कभी भुनाया ही नहीं गया। यानी वो चेक सिर्फ दिखावे के लिए था। और तो और इस सौदे में स्टाम्प ड्यूटी, जो जमीन खरीदने का एक तरह का टैक्स होता है, उसे भी खरीदार यानी वाड्रा की कंपनी ने नहीं बल्कि विक्रेता यानी ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज ने चुकाया था। ईडी का कहना है कि यह सब इसलिए किया गया ताकि जमीन की कीमत को कम दिखाया जा सके और सरकार को टैक्स में नुकसान हो। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि वाड्रा ने हरियाणा सरकार के अधिकारियों को इस काम के लिए धमकी भी दी थी। आपको बता दें कि उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ईडी का कहना है कि वाड्रा ने हुड्डा के जरिए सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाया ताकि उनकी कंपनी को जल्दी से जमीन के लिए मंजूरी मिल सके। खास बात यह है कि वाड्रा की कंपनी ने इस जमीन पर एक व्यावसायिक कॉलोनी बनाने के लिए आवेदन किया था। इसके लिए उन्हें DTCP यानी नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशालय से एक आशय पत्र चाहिए था। आशय पत्र एक तरह की शुरुआती मंजूरी होती है जो बताती है कि आप उस जमीन पर कुछ निर्माण कर सकते हैं। ईडी का कहना है कि नियमों के मुताबिक वाड्रा की कंपनी को यह मंजूरी मिलनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि उनकी कंपनी सिर्फ 5 महीने पुरानी थी और उसका कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं था कि वो इतनी बड़ी कॉलोनी बना सके।
कंपनी की पूंजी यानी कैपिटल सिर्फ 1 लाख रुपए थी और उन्होंने कोई वित्तीय दस्तावेज या बिल्डिंग प्लान भी जमा नहीं किया था। फिर भी सिर्फ 5 दिन में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। ईडी का कहना है कि यह मंजूरी वाड्रा और कांग्रेस के नाम की वजह से मिली, ना कि कंपनी की योग्यता की वजह से। अब बात करते हैं रॉबर्ट वाड्रा के पक्ष की। उनके वकील ने साफ कहा है कि वाड्रा ने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं। उनका कहना है कि वाड्रा ने ईडी की जांच में पूरा सहयोग किया है। वे कई बार ईडी के सामने पेश हुए और 300 से ज्यादा सवालों के जवाब दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने 23,000 पन्नों से ज्यादा दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ईडी को सौंपे हैं। वाड्रा के वकील का कहना है कि यह जांच 8 साल से चल रही है, लेकिन ईडी को अब तक कोई गलत लेन देन का सबूत नहीं मिला। उनका यह भी कहना है कि 2025 में पहली बार वाड्रा को इस मामले में बुलाया गया था और यह सब सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए किया जा रहा है। वकील ने यह भी कहा कि वाड्रा ने कभी भी गैरकानूनी तरीके से कोई सौदा नहीं किया है और ना ही किसी कानून या नियम का उल्लंघन किया। वे कहते हैं कि वाड्रा इस मामले में कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि सच सामने आएगा। अब इस मामले में कोर्ट में क्या हो रहा है? ईडी ने 17 जुलाई 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट में एक आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें वाड्रा और 10 अन्य लोगों और कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। इस आरोप पत्र को अभी तक कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है, यानी कोर्ट ने अभी इस पर संज्ञान नहीं लिया है। 2 अगस्त 2025 को कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को नोटिस जारी किया और पूछा कि इस आरोप पत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। इस मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त 2025 को होगी और तब तक वाड्रा और अन्य आरोपियों को कोर्ट में अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। इस सुनवाई में विशेष जज सुशांत चगोत्रा मामले को देख रहे हैं। इस मामले का एक और दिलचस्प पहलू है। इन्हीं सबके बीच एक अधिकारी वाड्रा के खिलाफ सामने आते हैं। उनका नाम है अशोक खेमका। 2012 में हरियाणा के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने इस सौदे को रद्द कर दिया था। खेमका उस समय हरियाणा में लैंड रिकॉर्ड्स के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने कहा था कि यह सौदा हरियाणा के नियमों का उल्लंघन करता है। उनके इस फैसले ने उस समय काफी हंगामा मचाया था और यह मामला और भी विवादास्पद हो गया था। खेमका ने यह भी कहा था कि वाड्रा की कंपनी को इतनी जल्दी मंजूरी देना गलत था, क्योंकि कंपनी के पास ना तो पैसा था और ना ही अनुभव। ईडी ने यह भी बताया कि 2008 में वाड्रा की कंपनी ने इस जमीन को खरीदने के बाद उसे 2012 में डीएलएफ नाम की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया। यानी 7.5 करोड़ में खरीदी गई जमीन 4 साल बाद 58 करोड़ में बिकी। इस बड़े मुनाफे ने भी इस सौदे पर सवाल उठाए। ईडी का कहना है कि इस सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग हुई, यानी गलत तरीके से कमाए गए पैसे को सही दिखाने की कोशिश की गई। तो दोस्तों, ये थी गुड़गांव के सिकोहपुर जमीन सौदे की पूरी कहानी, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर आरोप लगे हैं। ईडी का कहना है कि ये एक साफ और क्लासिक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जबकि वाड्रा का कहना है कि ये सब उन्हें परेशान करने की साजिश है। अब सवाल यह है कि कोर्ट में क्या होगा? क्या वाड्रा इन आरोपों से बच पाएंगे या ईडी अपने सबूतों के दम पर उन्हें सजा दिलवाएगी? ये सब जानने के लिए हमें 28 अगस्त की सुनवाई का इंतजार करना होगा। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर हम इसी तरह खबरों का मंथन करते हैं और सच्चाई को देश के सामने लाते हैं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल सरकारी मंथन को अपना सहयोग जरूर प्रदान करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि आप कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और ईडी के द्वारा लगातार मारे जा रहे छापों को लेकर क्या सोचते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और खबर के मंथन के साथ। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।